दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो जो हमारी प्राचीन भारत के इतिहास की सीरीज चल रही थी उसका आज पार्ट 5 है। इसमें भी 30+ क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं और सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो रिपीटेड क्वेश्चन हैं, बार बार पूछे हुए क्वेश्चन हैं, इसलिए सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसलिए सभी क्वेश्चंस को आप ज़रूर देख लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं और अपने फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की स्थानीय जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी, जिसे आधुनिक पटना के नाम से जाना जाता है। मौर्य साम्राज्य की अगर बात करें तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई थी। और किसकी हेल्प से की गई थी? तो कौटिल्य या विष्णुगुप्त के हेल्प से की गई थी। अगर बात करें पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की, तो पाटलिपुत्र जो था उसकी स्थापना 490 बीसी में, 490 बीसी मतलब 490 ईसा पूर्व में अजातशत्रु जो कि हर्यंक वंश के शासक थे उनके द्वारा की गई थी। तो ध्यान रखिए, पाटलिपुत्र की स्थापना अगर पूछी जाए तो हर्यंक वंश के शासक अजातशत्रु द्वारा की गई थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा चाणक्य की मदद से की गई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रीको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो इसमें ऐसा जो ये ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा स्कूल है जिसे ग्रीको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गांधार। गांधार कला जो स्कूल है इसे ग्रीको रोमन बौद्ध आर्ट स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। इस स्कूल की अगर बात करें तो कनिष्क के शासनकाल के दौरान पहली शताब्दी में से विकसित किया गया। पहली शताब्दी में कनिष्क के शासनकाल, कनिष्क कौन थे? कनिष्क कुषाण शासक थे जो एक महान शासक थे। उनके टाइम पीरियड में गांधार कला स्कूल को बहुत ही ज़्यादा विकसित किया गया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने किन पदाधिकारियों की नियुक्ति की? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4, धम्म महापात्र। जो धम्म महापात्र नामक अधिकारियों की जो स्थापना नियुक्ति की गई वो अशोक के द्वारा की गई थी। किस लिए की गई थी? धम्म का प्रचार करने के लिए। बौद्ध धर्म अपना लिया था अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद और उनका प्रचार प्रसार करने के लिए धम्म महापात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति अशोक ने की थी। इन्होंने इन अधिकारियों को सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका जैसे देशों में भेजा था। किस लिए भेजा था? धम्म का प्रचार करने के लिए, मतलब बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, संगम युग का तोल्कापियम सबसे बड़ा कार्य है। मतलब ये जो तोल्कापियम है क्या, ये ध्यान रखिए जो एक तमिल ग्रंथ है, तमिल व्याकरण ग्रंथ है। इसे ध्यान रखिए कि तोल्कापियम जो है एक तमिल भाषा में लिखा गया व्याकरण ग्रंथ है। इसे 200 ईसा पूर्व में संगम साहित्य के दौरान काव्य के रूप में लिखा गया था। तो इसे ध्यान रखिए, संगम युग के दौरान तोल्कापियम नामक ग्रंथ लिखा गया। किस भाषा में लिखा गया? तमिल भाषा में लिखा गया था। ये एक व्याकरण ग्रंथ है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार के प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश से अपनाया नहीं गया है? तो ध्यान रखिए किसमें से कौन सा है जो कि मौर्य वंश से नहीं लिया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते, जैसा कि आपको पता है ये एक प्राचीन ग्रंथ मुंडको उपनिषद से लिया गया है, जो कि हमारे देश के भारत के राष्ट्रीय प्रतीक तो है, परंतु ये मौर्य साम्राज्य से नहीं लिया गया है। ये कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद प्राचीन ग्रंथ से लिया गया है। बाकी सांड, घोड़ा, 4 शेर ये सारे मौर्य साम्राज्य की निशानी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंद राजवंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद थे। महापद्म नंद को नंद वंश का संस्थापक माना जाता है। ध्यान रखिए, महापद्मनंद को ही उग्रसेन या फिर अग्रसेन के नाम से भी जाना जाता है। ये जैन ग्रंथों में इन्हें उग्रसेन या अग्रसेन कहा गया है। तो इसे भी ध्यान रखिए, उग्रसेन या अग्रसेन भी अगर पूछा जाए तो किसे कहा जाता है? महापद्मनंद को कहा जाता है। ये नंदवंश के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शासकों में किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? एका ब्राह्मण जो शब्द है ये किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गौतमी पुत्र सातकर्णी। यह क्या थे? ये सातवाहन वंश के 23वें शासक थे। 23वें शासक थे ये किसके? सातवाहन वंश के ये 23वें शासक थे। अब अगर बात करें हम कि
इनको, एक मिनट, हाँ हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? तो कौन है इनमें, कौन से ऐसे शासक है जिनके लिए एका ब्राह्मण शब्द का यूज किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गौतमीपुत्र सातकर्णी। ध्यान रखिए, गौतमीपुत्र सातकर्णी जो है ये सातवाहन वंश के 23वें शासक थे। इनको एका ब्राह्मण कहाँ कहा गया है, कहाँ हमें पता चलता है कि एका ब्राह्मण इन्हें कहा गया था? तो वलश्री के नासिक अभिलेख में। ध्यान रखिएगा कि वलश्री कोई शासक थे, इनका जो नासिक अभिलेख है, नासिक अभिलेख में इन्हें, ध्यान रखिए, इन्हें नासिक अभिलेख में क्या कहा गया है? एका ब्राह्मण कहा गया है, एका ब्राह्मण के नाम से संबोधित किया गया है। एका ब्राह्मण का अर्थ क्या होता है? ब्राह्मणों का एकमात्र संरक्षक। ध्यान रखिए, एका ब्राह्मण का अर्थ क्या होता है? ब्राह्मणों का एकमात्र संरक्षक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमीज या जैंड्रमीज किसे कहा गया है? तो अग्रमीज या जैंड्रमीज किसे कहा गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा धनानंद। धनानंद जो थे इनको अग्रमीज या फिर जैंड्रमीज के नाम से जाना जाता है। ये नंद वंश के अंतिम शासक भी थे। अंतिम शासक नंद वंश के कौन थे? धनानंद ही थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? तो इनमें से अशोक के शिलालेखों में से जीवन वृत्त, आंतरिक नीति, विदेशी नीति, इन सभी की जानकारी मिलती है। तो ध्यान रखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी विकल्प सही हैं। इनमें मतलब अशोक के शिलालेखों से हमें जीवन वृत्त, उनकी आंतरिक नीति क्या थी, उनकी विदेश नीति क्या थी, इन सभी चीज़ों की जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, तीन विभिन्न कालों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल के शिलालेखों से युक्त एक स्तंभ कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिए, एक स्तंभ जो कि अशोक द्वारा बनवाया गया, जो कि इलाहाबाद में स्थित है। इलाहाबाद में स्थित जो अशोक स्तंभ है, इसको समय समय पर समुद्रगुप्त जो चतुर्थ थे, इनके द्वारा भी इस पे कुछ चीज़ें लिखवाई गई, जहांगीर द्वारा भी लिखवाई गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इलाहाबाद, जैसे आज प्रयागराज के नाम से जानते हैं। ये जो स्तंभ है वो किसके द्वारा बनवाया गया था? ये अशोक के द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, तोल्कापियर भाषा के एक प्रसिद्ध प्राचीन व्याकरण है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये किस भाषा में लिखा गया है, किसका है ये तमिल व्याकरण ग्रंथ है। तो ध्यान रखिए, ये एक तमिल व्याकरण ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लगभग 600 वर्षों तक परित्यक्त रहने के बाद सांची की खोज किस वर्ष हुई? तो सांची का जो स्तूप है, जो अशोक द्वारा बनवाया गया, इसकी खोज 1818 में हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1818 में सांची के स्तूप की खोज हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुजरात में झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासन के दौरान बनाया गया था। तो कौन सा ऐसा झील है जो कि मौर्यों के शासन काल के दौरान बनाया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुदर्शन झील। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो आंसर हो जाएगा इसका, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? 57 ईसा पूर्व में हुआ था। ये जो विक्रम संवत की स्थापना की गई वो उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के द्वारा की गई थी। तो ध्यान रखिए, विक्रमादित्य के द्वारा 57 BC में इसकी स्थापना की गई थी। इस युग का सबसे पहला उल्लेख राजा जयदेव के शिलालेख में मिलता है। तो ये भी ध्यान रखिए, राजा जो जयदेव थे, इनके शिलालेख में इस युग की बात सबसे पहले की गई है। इसका वर्णन जयदेव के शिलालेखों में मिलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस राज्य में अशोक की जौगढ़ शिला राजज्ञा स्थित है? अशोक की जो जौगढ़ शिला राजज्ञा है ये कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य में। जौगढ़ उड़ीसा के गंजम जिले में स्थित है। ये भी ध्यान रखिए, जिला अगर पूछा जाए तो इसका जिला क्या है? गंजम जिला है। गंजम जिले में ये स्थित है अशोक का शिलालेख, जिसे क्या बोलते हैं? जौगढ़ शिलालेख के नाम से जाना जाता है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अशोक। अशोक ने धम्म नीति अपना ली थी। कलिंग युद्ध के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म का जोरों शोरों से प्रसार भी इन्होंने किया था। बौद्ध धर्म का वर्णन करने के लिए इन्होंने बहुत सारे शिलालेख भी करवाए थे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, प्राचीन भारत में वाकाटक राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा विंध्य शक्ति। विंध्य शक्ति कौन थे? वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे। तो ध्यान रखिए, वाकाटक राजवंश के संस्थापक विंध्य शक्ति थे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी?
तो ध्यान रखिए, बिंदुसार जो किसके पुत्र थे? बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के दूसरे नंबर के शासक थे, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। और बिंदुसार के जो पुत्र थे वो कौन थे? अशोक थे। तो ध्यान रखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे, उनके पुत्र बिंदुसार, और बिंदुसार के पुत्र कौन थे? अशोक थे। तो जब बिंदुसार शासन कर रहे थे मगध साम्राज्य पे, तो उस समय तक्षशिला जो थी, तक्षशिला क्षेत्र था, वहाँ पे अशांति फैली हुई थी। इस विद्रोह को, यहाँ विद्रोह हो रहे थे, इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को भेजा था। तो ये भी ध्यान रखिए, इन्होंने अपने पुत्र अशोक को तक्षशिला में हो रहे विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं वो कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? ध्यान रखिए, अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं। और ये किसके समय पे थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना कौटिल्य की मदद से ही की थी। और पूछा जाए कौटिल्य को और किस नामों से जाना जाता है, तो ध्यान रखिए, कौटिल्य को और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? तो अगर पूछा जाए सातवाहन का शासक सबसे बड़ा कौन था, तो वो कौन थे? गौतमीपुत्र सातकर्णी थे। और संस्थापक अगर पूछा जाए तो सिमुक थे। सिमुक, इनके सातवाहन जो वंश था, इनके संस्थापक सिमुक थे, परंतु इनके सबसे बड़े शासक कौन थे? एक महान शासक कौन थे? गौतमीपुत्र सातकर्णी इसके महान शासक थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए? तो ध्यान रखिए, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने अंतिम समय में इन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था। और ये कहाँ चले गए थे? श्रवणबेलगोला में चले गए थे। अपने मृत्यु के जो इनके मृत्यु का टाइम था वो श्रवणबेलगोला में ही गुजरा था। और इन्होंने किस धर्म को अपनाया था? तो ध्यान रखिए, इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। और अशोक को पूछा जाए तो अशोक ने बुद्ध धर्म को अपनाया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन शासक कुषाण वंश से था? इसमें से कौन से ऐसे शासक हैं जो कि कुषाण वंश से संबंध रखते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कड़फिसेस फर्स्ट। जो कड़फिसेस फर्स्ट थे, ये कुषाण वंश के शासक थे और संस्थापक भी थे। तो 78 ईसा ईस्वी में कुषाण वंश की स्थापना भी कड़फिसेस फर्स्ट ने ही की थी। तो इससे आप ध्यान रखिए, संस्थापक भी यही थे, किसके? जो हमारा कुषाण वंश था, कुषाण वंश के संस्थापक भी कौन थे? कड़फिसेस फर्स्ट ही थे। और ये एक कुषाण वंश के शासक थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो अभी मैंने पहले भी बताया, सातवाहन साम्राज्य के शासक कौन थे, जो संस्थापक कौन थे? वो सिमुक थे। सिमुक ही थे जिन्होंने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और इस क्वेश्चन में एक चीज़ और हम थोड़ा ऐड ऑन करना चाहते हैं कि इनको अगर पूछा जाए कि कहाँ से हमें ये पता चलता है कि ये सातवाहन वंश के संस्थापक थे, तो नानाघाट नामक जो अभिलेख है, नानाघाट नामक अभिलेख में ये हमें पता चलता है कि सिमुक ही थे जो कि सातवाहन वंश के संस्थापक थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? तो ये हमने कई बार ये क्वेश्चन देख लिया है। तो गांधार कला जो थी वो हिंदू यूनानी की कलाओं का संयोजन था, हिंदू यूनानी कलाओं का संयोजन था। सबसे ज़्यादा इसका विकास किस समय पे हुआ? कनिष्क, कुषाण शासक कनिष्क के समय पे इसका सबसे ज़्यादा विकास देखने को मिला था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? तो संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? संगम साहित्य के संरक्षक पांड्य थे। संगम क्या है? संगम एक प्राचीन अकादमी थी जो तमिल कवियों और लेखकों को समय समय पर अपनी कृतियों को प्रकाशित करने में सहायता करती थी। तो जो भी तमिल कवि और लेखक थे, उनके जो प्रकाशन, उनकी जो कृतियाँ होती थी, उनको प्रकाशित करने में सहायता कौन करता था? संगम नामक अकादमी करती थी। इसमें संगम साहित्य को रखा जाता था या प्रकाशित किया जाता था। और संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? पांड्य शासक जो थे, इन्होंने सबसे ज़्यादा संगम साहित्य को संरक्षण प्रदान किया था। इस जो संगम अकादमी थी, इसकी बैठक होती थी हर साल। तो ये कहाँ होती थी? ये भी ध्यान रख लें, मदुरै में होती थी। मदुरै जो कि एक दक्षिण भारत का शहर है, यहाँ पे जो संगम अकादमी थी उसकी बैठक होती थी। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? तो ध्यान रखिए, अशोक के शिलालेख पर ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था। और अगर भाषा पूछी जाए तो भाषा कौन सी थी? मगधी थी। मगधी भाषा में लिखी गई थी चीज़ें। और
जिसे मागधी मगधी नहीं मागधी कहते थे और ब्राह्मी लिपि थी। इसको सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप, एक ब्रिटिश नागरिक थे, जेम्स प्रिंसेप ने इसे सबसे पहले पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, सारनाथ में स्थित स्तूप का निर्माण महान मौर्य सम्राट अशोक ने किया था। यह भारत में स्थित प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। तो कौन सा ऐसा स्तूप है जिसका सारनाथ में अशोक द्वारा बनवाया गया था? मतलब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सारनाथ में जो स्तूप स्थित है उसका नाम क्या है, जो कि अशोक द्वारा बनवाया गया था। तो धमेक स्तूप है। धमेक स्तूप ये किसके द्वारा बनवाया गया था? अशोक के द्वारा बनवाया गया था। कहाँ स्थित है? सारनाथ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी बची हुई बराबर की गुफाएं निम्नलिखित में से किस काल की हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा मौर्य काल की। ये सारी गुफाएं जो बराबर की गुफाएं हैं ये किस काल की हैं? मौर्य काल की हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर डैश में हमला किया, मतलब कब किया? तो ध्यान रखिए, सिकंदर ने भारत पर हमला 326 ईसा पूर्व में किया था और इनका सबसे पहले युद्ध झेलम नदी के किनारे स्थित एक शासक पोरस के साथ हुआ था और इसे हाइडेस्पीस के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। उस समय झेलम नदी को वितस्ता के नाम से भी जाना जाता था, इसलिए इस युद्ध को वितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। तो इसे आप ध्यान रखिए। 326 में हाइडेस्पीस का युद्ध भी लड़ा गया था। इसी समय सिकंदर ने, जो कि एक मैसेडोनिया का शासक था, उसने भारत पर आक्रमण किया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तमिल महाकाव्य शिल्पधिकारम का लेखन किसने किया है? शिल्पधिकारम एक तमिल महाकाव्य है। इसकी रचना किसने की है? इसकी रचना इलंगो आदिगल द्वारा की गई है। इलंगो आदिगल द्वारा तमिल महाकाव्य शिल्पधिकारम की रचना की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे देवनामप्रिय के नाम से जाना जाता है? देवनामप्रिय का मतलब क्या होता है? देवनामप्रिय का मतलब होता है देवताओं का प्रिय। और ये किसे कहा जाता था? ये देवनामप्रिय का जो शब्द है ये अशोक के लिए प्रयुक्त किया गया है। अशोक के सम्मान में देवनामप्रिय का जो शब्द है ये यूज किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में गांधार कला किस साम्राज्य के समय विकसित हुई? तो कौन सा साम्राज्य था जिस समय पे गांधार कला विकसित हुई? तो हमने देखा कि कुषाण शासक कनिष्क के समय पे सबसे ज्यादा इसका विकास हुआ था। तो कुषाण जो साम्राज्य था इस समय पे गांधार कला का सबसे ज्यादा विकास देखने को मिला था। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से स्तंभ शैल कर्तित स्तंभों को दर्शाते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो मौर्य स्तंभ थे ये शैल कर्तित स्तंभों को दर्शाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत पसंद आए होंगे या फिर आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।